दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हमारे मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा के बारे में। तो दोस्तों, पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में जो है हमने त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक बामराज देव, शंकरगण प्रथम, लक्ष्मण राज प्रथम, कोक्कल प्रथम और शंकरगण द्वितीय के बारे में पढ़ लिया है। और दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत जो है हम त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक बालहर्ष से करने वाले हैं। तो आज दोस्तों बात करें बालहर्ष की। तो दोस्तों, बालहर्ष का शासनकाल कब से कब तक रहा? दोस्तों, बालहर्ष का शासनकाल 910 ईस्वी से 915 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों, इनके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए है नहीं, यहाँ पर हमें इनके बारे में केवल इतना जानना आवश्यक है कि शंकरगण द्वितीय के पश्चात उनका पुत्र बालहर्ष जो है त्रिपुरी के कलचुरी वंश का अगला शासक बना, जिसका शासनकाल 915 ईस्वी तक रहा। तो आइए दोस्तों बात करें शंकरगण द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र बालहर्ष अगला शासक बना, जिसका शासनकाल 915 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों, बालहर्ष के पश्चात कौन शासक बनता है? तो दोस्तों, बालहर्ष के पश्चात युवराज देव प्रथम शासक बनते हैं, जिनको दोस्तों हम केयूर वर्ष के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, इनका शासनकाल 915 ईस्वी से 945 ईस्वी तक रहा। तो आइए दोस्तों बात करें युवराज देव प्रथम की। तो दोस्तों, बालहर्ष की मृत्यु के पश्चात उनका छोटा भाई युवराज देव प्रथम जो है त्रिपुरी के कलचुरी वंश का अगला शासक बना। अब दोस्तों, युवराज देव प्रथम के विवाह की बात करें तो दोस्तों, युवराज देव प्रथम का विवाह किससे हुआ था? तो दोस्तों, युवराज देव प्रथम का विवाह चालुक्य वंशी अवनी वर्मा की पुत्री नोहला से हुआ था, जो कि उनकी पटरानी बनी। तो आज दोस्तों बात करें कि बालहर्ष की मृत्यु के पश्चात उसका छोटा भाई युवराज देव प्रथम शासक बना। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों, युवराज देव प्रथम का विवाह किससे हुआ था? तो दोस्तों, युवराज देव प्रथम का विवाह चालुक्य वंशी अवनी वर्मा की पुत्री नोहला से किया, जो कि उसकी पटरानी बनी। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, युवराज देव प्रथम साहित्य का महान आश्रयदाता था। जैसे कि हम बात करें दोस्तों, प्रसिद्ध कवि राजशेखर किसके राज दरबार में रहते थे? तो दोस्तों, प्रसिद्ध कवि राजशेखर युवराज देव प्रथम के राज दरबार में रहते थे। अब दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें प्रसिद्ध कवि राजशेखर की। तो दोस्तों, प्रसिद्ध कवि राजशेखर जो थे युवराज देव प्रथम के राज दरबार में रहने से पहले कहाँ और किसके राज दरबार में रहते थे? तो दोस्तों, प्रसिद्ध कवि राजशेखर जो थे वे कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार शासक महीपाल के राज दरबार में रहते थे। तो दोस्तों, कैसे प्रसिद्ध कवि राजशेखर कन्नौज के राज दरबार से युवराज देव प्रथम के राज दरबार में आए? तो दोस्तों, लक्ष्मण राज द्वितीय के कारितलाई शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि जब युवराज देव प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार शासक महीपाल को पराजित किया था, तो दोस्तों इसी समय प्रसिद्ध कवि राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार राज दरबार को छोड़कर युवराज देव प्रथम के राज दरबार में आ गए थे। अर्थात कहाँ पर आ गए थे दोस्तों? त्रिपुरी आ गए थे। और दोस्तों, युवराज देव प्रथम के राज दरबार में रहते हुए ही प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने अपने दो प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। तो दो प्रसिद्ध ग्रंथ वे कौन से हैं? तो दोस्तों, राजशेखर का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य मीमांसा और दूसरा है विद्युशाल भंजिका। इन दोनों ग्रंथों की रचना राजशेखर ने युवराज देव प्रथम के राज दरबार में रहते हुए की है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि युवराज देव प्रथम साहित्य का महान आश्रयदाता था। प्रसिद्ध कवि राजशेखर युवराज देव प्रथम के राज दरबार में रहते थे। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि लक्ष्मण राज द्वितीय की कारितलाई शिलालेख के अनुसार युवराज देव प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार शासक महीपाल को हराया। और दोस्तों, इसी समय जो है प्रतिहार राज दरबार से प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर कन्नौज छोड़कर युवराज देव प्रथम के पास अर्थात त्रिपुरी आ गए। और दोस्तों, यहीं रहते हुए उसने अर्थात राजशेखर ने अपने दो प्रसिद्ध ग्रंथों, एक तो है काव्य मीमांसा तथा दूसरा है विद्युशाल भंजिका की रचना की। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों हम बात करें राजशेखर की रचनाओं की। तो दोस्तों, राजशेखर की रचनाएं हैं, एक तो है बाल रामायण, दूसरी है बाल भारत, फिर है कर्पूर मंजरी, फिर है काव्य मीमांसा, फिर है विद्युशाल भंजिका। तो दोस्तों, इन ग्रंथों की रचना किसने की है? तो किसने की है दोस्तों? राजशेखर ने की है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि राजशेखर की रचना विद्युशाल भंजिका में युवराज देव प्रथम को क्या कहा गया है? तो दोस्तों, राजशेखर की रचना विद्युशाल भंजिका में युवराज देव प्रथम को उज्जैनी भुजंग कहा गया है, जो कि उसकी मालवा विजय का सूचक है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि राजशेखर ने विद्युशाल भंजिका में युवराज देव प्रथम को उज्जैनी भुजंग कहा है, जो कि उसकी मालवा विजय का सूचक है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें युवराज देव प्रथम किसका अनन्य भक्त था? तो दोस्तों, युवराज देव प्रथम शिव का अनन्य भक्त था। और दोस्तों, युवराज देव प्रथम ने अपनी रानी नोहला के कहने पर मत्तमयूर कुल के शिवाचार्यों को अपने राज्य में आमंत्रित भी किया था तथा उनके लिए दोस्तों गुटगी, चंद्रेही, बिलहरी आदि स्थानों पर शिव के मंदिर तथा मठों का निर्माण भी कराया था। तो आज दोस्तों बात कर लेते हैं कि युवराज देव प्रथम शिव का अनन्य भक्त था तथा युवराज देव प्रथम ने अपनी रानी नोहला की इच्छा पर मत्तमयूर कुल के शिवाचार्यों को अपने राज्य में आमंत्रित किया तथा उनके लिए गुटगी, चंद्रेही, बिलहरी आदि स्थानों पर शिव के मंदिर तथा मठों का निर्माण करवाया था।
ठीक। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, युवराज देव प्रथम ने भेड़ाघाट के निकट गोलाकार एवं छत रहित एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे दोस्तों हम 64 योगिनी मंदिर के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इस मंदिर को गोलकी मंदिर भी कहा जाता है। और दोस्तों यह मंदिर कितने कोष्ठों का बना हुआ है? तो दोस्तों 64 योगिनी मंदिर 81 कोष्ठों का बना हुआ है। और दोस्तों एक इस मंदिर के समीप एक मठ भी स्थित है। तो दोस्तों उस मठ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस मंदिर के समीप स्थित मठ को गोलकी मठ कहा जाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि युवराज देव प्रथम ने अपनी राजधानी के निकट भेड़ाघाट में गोलाकार एवं छत रहित 64 योगिनी मंदिर या फिर दोस्तों गोलकी मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि 81 कोष्ठों का है। ठीक। अब इस मंदिर के पास एक मठ भी स्थित है जिसको गोलकी मठ कहा जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि इस मंदिर के समीप स्थित मठ को गोलकी मठ कहा जाता है। ठीक। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों नोहलेश्वर मंदिर की। तो दोस्तों नोहलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों नोहलेश्वर मंदिर नोहटा में स्थित है। अब दोस्तों बात करें नोहलेश्वर मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों नोहलेश्वर मंदिर जो है वह गुरैया व ब्यारमा नदी के संगम पर स्थित है। अब इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि नोहलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों नोहलेश्वर मंदिर का निर्माण युवराज देव प्रथम की पत्नी रानी नोहला ने करवाया है। तो हमें याद रखना है दोस्तों, नोहलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो किसने करवाया है दोस्तों? रानी नोहला ने करवाया है। यह मंदिर कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? नोहटा में है। और दोस्तों नोहलेश्वर मंदिर किन दो नदियों के संगम पर है? तो दोस्तों नोहलेश्वर मंदिर जो है वह गोरैया व ब्यारमा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों युवराज देव प्रथम के एक मंत्री की। तो दोस्तों गुल्लक प्रथम जो था युवराज देव प्रथम का मंत्री था। और गुल्लक प्रथम का एक अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों गुल्लक प्रथम का अभिलेख हमें बांधवगढ़ से प्राप्त हुआ है। और दोस्तों गुल्लक प्रथम ने बांधवगढ़ में विष्णु के मत्स्य, कश्यप, सूकर और बराह अवतारों की मूर्ति स्थापित करवाई हैं। साथ ही साथ दोस्तों गुल्लक प्रथम ने गोपालपुर में बलराम की मूर्ति भी स्थापित करवाई है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं गुल्लक प्रथम की। तो दोस्तों गुल्लक प्रथम जो था वह है युवराज देव का एक मंत्री था, जिसका अभिलेख दोस्तों हमें बांधवगढ़ से मिला है, जिसने बांधवगढ़ में विष्णु के मत्स्य, कश्यप, सूकर, बराह आदि अवतारों की मूर्ति स्थापित करवाई हैं। तथा दोस्तों गुल्लक प्रथम ने गोपालपुर में हलधर अर्थात बलराम की मूर्ति स्थापित करवाई। ठीक। तो दोस्तों ये हो गया युवराज देव प्रथम के बारे में। अब इसके बाद बात करें दोस्तों हम लक्ष्मण राज द्वितीय की। तो दोस्तों लक्ष्मण राज द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों लक्ष्मण राज द्वितीय का शासनकाल 945 ईस्वी से 970 ईस्वी तक रहा। तो आज दोस्तों बात करें लक्ष्मण राज द्वितीय की। तो दोस्तों युवराज देव प्रथम के पश्चात उसका पुत्र लक्ष्मण राज द्वितीय जो है त्रिपुरी के कलचुरी वंश का अगला शासक बना। और दोस्तों शासक बनते ही या फिर हम बोलें दोस्तों गद्दी पर बैठते ही लक्ष्मण राज द्वितीय ने विस्तारवादी नीति अपनाई। और अपनी इस विस्तारवादी नीति के तहत दोस्तों लक्ष्मण राज ने पांड्य, लाट, गुर्जर, कश्मीरी आदि देशों के शासकों को पराजित किया। अब दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि कैसे हमें पुष्टि होती है कि लक्ष्मण राज द्वितीय ने पांड्य देश पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों कारीतलाई अभिलेख से हमें पुष्टि होती है कि लक्ष्मण राज द्वितीय ने पांड्य देश पर आक्रमण किया था। ठीक। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि लक्ष्मण राज द्वितीय ने उड़ीसा पर भी आक्रमण किया था। और दोस्तों लक्ष्मण राज द्वितीय ने उड़ीसा पर आक्रमण कर कालिया नाग की रत्न जड़ित स्वर्ण मूर्ति छीनकर सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर में अर्पित कर दी थी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि युवराज देव प्रथम के पश्चात उसका पुत्र लक्ष्मण राज द्वितीय सिंहासन पर बैठा। और दोस्तों गद्दी पर बैठने के पश्चात लक्ष्मण राज द्वितीय ने विस्तारवादी नीति अपनाई। और दोस्तों अपनी इस विस्तारवादी नीति के तहत लक्ष्मण राज ने जो है पांड्य, लाट, गुर्जर और कश्मीरी आदि देशों के शासकों को पराजित किया। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों लक्ष्मण राज द्वितीय ने उड़ीसा पर आक्रमण कर कालिया नाग की रत्न जड़ित स्वर्ण मूर्ति छीनकर सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर को अर्पित कर दी थी। ठीक। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कारीतलाई अभिलेख से पांड्य देश पर लक्ष्मण राज द्वितीय के आक्रमण की पुष्टि होती है। ठीक। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि लक्ष्मण राज द्वितीय ने किसे बिलहरी का मठ दिया था? तो दोस्तों कलचुरी शासक लक्ष्मण राज द्वितीय ने मत्तमखुर शाखा के हृदय शिव नामक शैव गुरु को बिलहरी का मठ दिया था। ठीक। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों लक्ष्मण राज द्वितीय ने अनेक गाँव दान में दिए थे। और ये अनेक गाँव किस लिए दान में दिए थे? तो दोस्तों लक्ष्मण राज द्वितीय ने कारीतलाई के बराह विष्णु मंदिर के लिए अनेक गांव दान में दिए थे। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि कलचुरी शासक लक्ष्मण राज द्वितीय ने मत्तमखुर शाखा के हृदय शिव नामक शिव गुरु को बिलहरी का मठ दिया था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों लक्ष्मण राज द्वितीय ने कारीतलाई के बराह विष्णु मंदिर के लिए अनेक गाँव दान में दिए थे।
ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, लक्ष्मण राज द्वितीय के दो पुत्र थे, एक तो था शंकरगण तृतीय और दूसरा था युवराजदेव द्वितीय। तथा दोस्तों लक्ष्मण राज द्वितीय की एक पुत्री भी थी, उस पुत्री का नाम था बोंथा देवी। तो दोस्तों लक्ष्मण राज द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? तो दोस्तों लक्ष्मण राज द्वितीय ने अपनी पुत्री बोंथा देवी का विवाह चालुक्य शासक विक्रमादित्य चतुर्थ के साथ किया था। अब दोस्तों इस बोंथा देवी से एक पुत्र होता है, उसका नाम होता है तैलभ द्वितीय। तो दोस्तों तैलभ द्वितीय जो था वह बोंथा देवी का पुत्र था और दोस्तों इसी तैलभ द्वितीय ने दक्षिण के राष्ट्रकूटों को पराजित कर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये हमें याद रखना है। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि लक्ष्मण राज द्वितीय के दो पुत्र थे, एक तो था शंकरगण तृतीय और दूसरा था युवराजदेव द्वितीय। तथा दोस्तों लक्ष्मण राज द्वितीय की एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था बोंथा देवी। अब दोस्तों लक्ष्मण राज द्वितीय ने अपनी पुत्री बोंथा देवी का विवाह किससे किया था? तो दोस्तों लक्ष्मण राज द्वितीय ने अपनी पुत्री बोंथा देवी का विवाह चालुक्य शासक विक्रमादित्य चतुर्थ के साथ किया था। अब दोस्तों बोंथा देवी का एक पुत्र था, उसका नाम था तैलभ द्वितीय। तो दोस्तों तैलभ द्वितीय बोंथा देवी का ही पुत्र था, जिसने दक्षिण के राष्ट्रकूटों को पराजित कर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों याद रखना है कि कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? तैलभ द्वितीय ने की थी। तथा दोस्तों तैलभ द्वितीय किसका पुत्र था? तो किसका पुत्र था दोस्तों? बोंथा देवी का पुत्र था। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि लक्ष्मण राज द्वितीय का मंत्री कौन था? तो दोस्तों लक्ष्मण राज द्वितीय का मंत्री था सोमेश्वर। तो दोस्तों सोमेश्वर जो था वह कौन था? तो दोस्तों सोमेश्वर जो था युवराजदेव प्रथम के राजदरबार में रहने वाले मंत्री प्रधान भामक मिश्र का पुत्र था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि लक्ष्मण राज द्वितीय के काल के कारीतलाई से प्राप्त शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसके पिता युवराजदेव प्रथम के मंत्री प्रधान भाक मिश्र का पुत्र सोमेश्वर उसका मंत्री था। तो दोस्तों ये हो गया लक्ष्मण राज द्वितीय के बारे में। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों शंकरगण तृतीय की। तो दोस्तों शंकरगण तृतीय का शासनकाल कब से कब तक था? तो दोस्तों शंकरगण तृतीय का शासनकाल 970 ईस्वी से 980 ईस्वी तक था। तो आज दोस्तों बात करें शंकरगण तृतीय की। तो दोस्तों लक्ष्मण राज द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका बड़ा पुत्र शंकरगण तृतीय हुआ, जो कि त्रिपुरी के कलचुरी वंश का अगला शासक बना। अब दोस्तों शंकरगण तृतीय जो है चंदेलों से हुए युद्ध में चंदेल मंत्री वाचस्पति द्वारा मारा जाता है। तो आज दोस्तों बात कर लेते हैं कि लक्ष्मण राज द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका बड़ा पुत्र शंकरगण तृतीय अगला शासक बना। और दोस्तों यह अर्थात शंकरगण तृतीय जो है चंदेलों से हुए युद्ध में चंदेल मंत्री वाचस्पति द्वारा मारा गया। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि शंकरगण तृतीय जो था यह केवल वैष्णव मतानुयायी था। तो दोस्तों ये हो गया शंकरगण तृतीय के बारे में, जिसके बारे में केवल इतना ही है। इसके पश्चात अगला शासक कौन बनता है? तो दोस्तों इसके पश्चात अगला शासक बनता है युवराजदेव द्वितीय। तो दोस्तों युवराजदेव द्वितीय की बात करें तो दोस्तों इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों इसका शासनकाल 980 ईस्वी से 990 ईस्वी तक रहा। तो आइए दोस्तों बात करें युवराजदेव द्वितीय की। तो दोस्तों शंकरगण तृतीय के पश्चात उसका छोटा भाई युवराजदेव द्वितीय जो है त्रिपुरी के कलचुरी वंश का अगला शासक बनता है। अब दोस्तों युवराजदेव द्वितीय के शासनकाल में क्या होता है? परमार शासक या फिर बोले मालवा के शासक बागपति मुंज ने आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण में दोस्तों त्रिपुरी के अनेकों कलचुरी सेनापति मारे गए। और दोस्तों यहाँ पर जो है युवराजदेव द्वितीय भी क्या करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर युवराजदेव द्वितीय जो है त्रिपुरी से भाग जाते हैं। तो दोस्तों जब युवराजदेव द्वितीय त्रिपुरी से भाग जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कुछ समय के लिए किसका शासन हो जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ समय के लिए मालवा के शासक बागपति मुंज का अधिकार हो जाता है या फिर शासन हो जाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि शंकरगण तृतीय के पश्चात उसका अनुज युवराजदेव द्वितीय शासक बना। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों मालवा के शासक या फिर बोलें दोस्तों मालवा के परमार शासक बागपति मुंज ने युवराजदेव द्वितीय के शासनकाल में त्रिपुरी पर आक्रमण किया था, जिसमें अनेक कलचुरी सेनापति मारे गए तथा युवराजदेव द्वितीय त्रिपुरी से भाग गया था। अब दोस्तों जब युवराजदेव द्वितीय त्रिपुरी से भाग गया तो दोस्तों यहाँ पर कुछ समय के लिए या फिर हम कहें दोस्तों कुछ समय तक किसका शासन रहा? तो किसका शासन रहा? दोस्तों परमारों का शासन रहा। और दोस्तों इस समय परमारों का राजा कौन था? तो दोस्तों कौन था? बागपति मुंज था। ठीक, तो दोस्तों ये हो गया हमारा युवराजदेव द्वितीय के बारे में। ठीक, अब दोस्तों युवराजदेव द्वितीय के पश्चात कौन शासक बनता है? तो दोस्तों युवराजदेव द्वितीय के पश्चात शासक बनता है कोक्कल द्वितीय। तो दोस्तों कोक्कल द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों कोक्कल द्वितीय का शासनकाल 990 से 1015 ईस्वी तक रहा। तो आइए दोस्तों बात करें कोक्कल द्वितीय की। तो दोस्तों क्या होता है, जब त्रिपुरी का शासक युवराजदेव द्वितीय
त्रिपुरी को छोड़कर भाग जाता है तो वहाँ पर शासन किसका हो जाता है? तो दोस्तों वहाँ पर शासन हो जाता है परमार शासक बागपति मुंज का। अब दोस्तों जब बागपति मुंज वापस जाते हैं, त्रिपुरी से चले जाते हैं, तो दोस्तों बागपति मुंज के त्रिपुरी से वापस जाने पर कलचुरी वंश के सामंतों ने युवराज देव द्वितीय की जगह पर उसके अल्पवयस्क पुत्र कोकल द्वितीय को शासक बनाया था। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार कोकल द्वितीय जो है त्रिपुरी के कलचुरी वंश का अगला शासक बनता है। और दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, इतना ही है। तो आज दोस्तों बात करें बागपति मुंज के वापस जाने पर कलचुरी वंश के सामंतों ने युवराज देव द्वितीय की जगह उसके अल्पवयस्क पुत्र कोकल द्वितीय को शासक बनाया। दोस्तों ये हो गया हमारा कोकल द्वितीय के बारे में। दोस्तों इसके बाद वाले त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासकों के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।